हे गाइस हाय। सो पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो हमने देखा था परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स। सिंपल, पहले परमानेंट टिश्यूज एक तरह के सेल तो सिंपल, अगर एक से ज़्यादा सेल तो परमानेंट मिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के हमने टाइप्स देखे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वेरस कॉम्प्लेक्स के हमने टाइप्स क्या क्या देख लिए थे। हमने देख लिया था कि जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है। जाइलम के पार्ट समझने की कोशिश की थी हमने। क्या क्या कोशिश की थी हमने? समझा था हमने कि भाई जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रकीट्स, जाइलम वेसल्स। फ्लोएम के पार्ट समझने की कोशिश की थी। कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब हमारा लोकस फोकस आ चुका है प्लांट टिश्यू सिस्टम्स के ऊपर। तीन तरह के प्लांट टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, डर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। आप इनमें रफ आइडिया ऑलरेडी लगा चुके हो। आई होप यू रिमेंबर। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा बनाया था कि हमारे जो प्लांट होगा उसमें देखो ऐसे तीन तरह के टिश्यूज होंगे। दिस इज व्हाट वी ड्रू, है ना। ये जो ग्रीन से हमने बनाया था, हमने बोला था भाई देखो ये तो एपिडर्मल है। एपिडर्मल क्या करेगा, सॉरी ग्रीन नहीं, पिंक से जो हमने डॉटेड लाइन बनाया था, ये एपिडर्मल है, ये प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को। फिर हमने बोला था जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो प्लांट के कंडक्शन का ध्यान रखेंगे, यानी जाइलम से ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करना आपका फूड। उसका ध्यान कौन रखेगा? तो भाई ध्यान रखेगा हमारा वैस्कुलर टिश्यू। और फिर हमने बोला कि जो बच गया, जो इन दोनों में से कहीं नहीं है, वो है आपका ग्राउंड टिश्यू। मेटाबॉलिज्म कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। ये हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो मोटा मोटी दिस इज व्हाट द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स आर। ठीक है। अब क्या है कि देखो हमें स्टेम, रूट और लीफ को सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है। बट बिकॉज वी हैव दिस एज एन एनसीईआरटी सेक्शन, तो कुछ स्पेशल चीज इस सेक्शन के अंदर एनसीईआरटी बोलती है। वो क्या बोलती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर वो आपका एपिडर्मिस और पेरिडर्म की बात करती है, और एपिडर्मिस का स्टोमाटा के बारे में थोड़ा डिटेल बताती है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर वो आपको टाइप्स बताती है, मेसोफिल, पिथ, कॉर्टेक्स। वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा बोल के निकल जाती। तो जाइलम और फ्लोएम का टाइप्स एटसेट्रा वो हमने तो देख लिया। अब उसके अरेंजमेंट से लेके जो बाकी चीज़ें हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सो डर्मल से शुरुआत करेंगे। विल स्टार्ट विद द डर्मल टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू का काम बहुत सिंपल है, हमारे के सेल को, हमारे प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब जो पूरी की पूरी प्लांट की जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है, विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ जो आती है, उसमें एक टिश्यू होगा जो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेगा। दैट टिश्यू इज एपिडर्मिस। हमेशा एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होगा। कैसे होंगे? इलोंगेटेड कॉम्प्लेक्स कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स, लंबे सेल्स का बना होगा जो कॉम्पैक्ट यानी एक दूसरे से एकदम चिपक के होंगे, और पेरेन्काइमेटस होंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। ज़्यादा से ज़्यादा एक लार्ज वैक्यूल होगा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी बचा होगा। ठीक है। बट जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, वो उस प्लांट का एपिडर्मिस ज़्यादा देर नहीं टिकता। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो प्लांट अंदर से ग्रो हो रहा है, और एपिडर्मिस ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड टिश्यू था, तो एपिडर्मिस फट करके गिर जाता है, और जो नया प्रोटेक्टिव टिश्यू बनता है उसी को आप पेरिडर्म या पेरिडर्मिस कहते हो। अगर आप सलमान खान की मूवीज देखते हो तो एक सीन जरूर आता है जब सलमान खान अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करता है और सलमान खान के शर्ट्स फट जाते हैं। समथिंग सिमिलर हो रहा है, राइट। जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर था, और स्टेम कहाँ से ग्रो हो रहा है? वो प्लांट के अंदर से ग्रो हो रहा है। इस पेन को देखो, अगर ये पेन अंदर से ग्रो करेगा तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी, वो फट सी जाएगी। ठीक है। तो पेरिडर्म इज समथिंग सिमिलर। एक सेकेंडरी टिश्यू होता है जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, और जब पेरिडर्म बन रहा होता है तो एपिडर्मिस गिर जाता है। इतना क्लियर है? चलो, अब एपिडर्मिस के बारे में कुछ स्पेशल चीजें हमें जाननी है। एपिडर्मल हेयर्स, एपिडर्मल कोट्स एंड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। तीन चीजें जाननी है हमें। एपिडर्मल हेयर्स, एपिडर्मल कोट्स, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। अब एपिडर्मल हेयर्स क्या हो सकते हैं? एपिडर्मिस से निकल रहे हेयर्स, सिंपल। अब एपिडर्मल हेयर्स क्या हो सकते हैं?
अगर हम स्टेम या लीफ की बात करें तो उनको कहते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर हेयर्स ऑफ स्टेम और लीफ, एंड ये हमेशा मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। अगर रूट की बात करें, रूट में भी हेयर्स होते हैं, उनको सिंपली हम रूट हेयर्स कहते हैं, बट दे आर यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन। ट्राइकोम्स हमेशा मल्टी सेल्यूलर होंगे, वेयर एज रूट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, हमेशा यूनिसेल्यूलर होंगे। ये हो गया अपेंडेजेस, स्ट्रक्चर्स की बात। दूसरा होता है कोटिंग। देखो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कोटिंग है, तो हमें नहीं चाहिए कि भाई एपिडर्मिस से प्लांट का वाटर लॉस होते जा रहा है, होते जा रहा है, प्लांट बेचारा पानी के एब्सेंस में मर जाएगा। इसीलिए कभी कभी एपिडर्मिस के सेल वॉल में क्यूटीन का एक कोटिंग होता है। क्यूटीन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एपिडर्मिस टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी का लॉस ना हो जाए, इसलिए एपिडर्मिस के सेल वॉल में क्यूटीन, जो एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, उसका डिपोजिशन होता है। बट कभी कभी अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो एक पूरी लेयर क्यूटीन की एक्स्ट्रा रहती है, उस एक्स्ट्रा लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। दो अलग चीज है और बहुत थोड़ा सा फर्क है दोनों में। क्यूटीन एक सब्सटेंस हुआ जो सेल वॉल में हो सकता है, क्यूटिकल एक पूरी एक्स्ट्रा लेयर क्यूटीन की होती है जो जीरोफाइटिक प्लांट्स यानी डेजर्ट प्लांट्स में पाए जाते हैं। फायदा क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर घट जाता है, जितना लॉस ऑफ वाटर हो सकता था अब उतना नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। कौन से स्ट्रक्चर्स की हम बात करने वाले हैं? स्टोमाटा। अब देखो एपिडर्मिस अगर रूट का हो तो बिल्कुल भी स्टोमाटा नहीं होगा। एपिडर्मिस अगर स्टेम का हो तो स्टोमाटा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिर्फ कुछ डेजर्ट प्लांट्स के स्टेम में स्टोमाटा होगा। जब स्टेम को फोटोसिंथेसिस करना होगा तो स्टेम में स्टोमाटा हो सकता है, टोटली पॉसिबल। ठीक है, अब बात आती है लीफ के स्टोमाटा की। देखो लीफ में तो स्टोमाटा होना ही है, क्यों? लीफ बिना कार्बन डाइऑक्साइड लिए कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री भी देनी पड़ेगी। और एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जिसको आप रेगुलेट कर पाओ। ऐसा नहीं है कि खोलकर छोड़ दिया, बंद करके छोड़ दिया। यू शुड बी एबल टू रेगुलेट इट। मतलब दिन में अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो उसको बंद कर देंगे, रात में अगर धूप नहीं है तो उसे खोल देंगे थोड़ा, राइट। और शाम के समय थोड़ा सा खोलेंगे क्योंकि CO2 चाहिए, सुबह के समय खोलेंगे क्योंकि CO2 चाहिए, बट दोपहर के समय बंद कर देंगे। रात के समय कुछ ही प्लांट्स अपना स्टोमाटा खोलते हैं, मोस्टली रात के समय स्टोमाटा बंद होता है। तो हमें एक कंट्रोलेबल स्ट्रक्चर चाहिए था जिससे हम प्लांट में कितना पानी का लॉस हो रहा है, कितना वाटर की एंट्री हो रही है, ये सब कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अब कैसा होता है? तो सबसे बार पहले पढ़ेंगे डाइकॉट्स का स्टोमाटा। अब डाइकॉट के स्टोमाटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल हैं वो है हमारे गार्ड सेल्स। अब आप गार्ड सेल्स देख सकते हो कैसे हैं, किडनी के शेप के हैं, किडनी और कह लो बीन, किडनी शेप और बीन शेप सेल्स। अगर मैं मोनोकॉट का आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो दीज आर डम्बल शेप सेल्स, सेल्स जो डम्बल, उठाने वाला डम्बल, उसके शेप की होती है। तो पहले डाइकॉट पे रहते हैं, छोड़ो मोनोकॉट को अभी। तो डाइकॉट के गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं। अब इसकी एक खास बात है, जो इनर वॉल्स होते हैं वो थिक, मोटे होते हैं, जो आउटर वॉल होते हैं वो थिन यानी पतले होते हैं। ऐसे समझो अगर कोई बलून है, एक तरफ मोटा है एक तरफ पतला है, तो जब आप बलून में हवा भरोगे तो जिधर पतला है उधर ज्यादा एक्सपैंड करेगा ना, क्योंकि उधर पतला है, उधर स्ट्रेच इज इजिली पॉसिबल, है ना। तो आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके पास एक खास बात होती है, अंदर के सेल वॉल थिक, बाहर के सेल वॉल थिन। ठीक है, अभी जब स्टोमाटा क्लोज्ड पोजीशन में है तो सेल वॉल्स आपस में चिपके हुए हैं और पानी या कार्बन डाइऑक्साइड ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। क्यों? सेल वॉल्स आपस में चिपके हुए हैं। जब सुबह होगी
तो क्या होगा, गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जब सुबह होगी तो गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे, और फोटोसिंथेसिस शुरू करते ही स्टार्च बनेगा। स्टार्च बनते ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल घट जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान देना, जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अमाउंट की नहीं। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्च बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर घट जाएगा। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन ऑफ स्पेशल सेल्स सराउंडिंग दी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल को सराउंड करने वाले जो स्पेशल सेल्स हैं, उनके कंपैरिजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो क्या होगा, पानी आपका गार्ड सेल में आना शुरू हो जाएगा। कहां से पानी आना शुरू होगा? बाहर से। तो आपके सब्सिडियरी सेल से पानी अंदर गार्ड सेल में आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब बलून है, बलून में हवा भरते जा रहे हैं, यहाँ पे पानी भर रहे हैं बट इजी के लिए हवा। अब क्या है कि बाहर का जो सेल है, सेल वॉल है, वो पतला था, तो स्टोमेटा बाहर को तरफ ज्यादा फैलेगा। जैसे बाहर की तरफ ज्यादा फैल रहा है तो अंदर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, और इसी गैप को आप कहते हो, दिस इज द गैप दैट यू कॉल एज स्टोमेटल एपर्चर। इसी को आप एपर्चर कहते हो, खाली जगह। और इसी खाली जगह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ अ स्टोमेटा वर्क्स। अब ये जो थ्योरी मैंने आपको स्टार्च सिंथेसिस की बताई, ये थोड़ी पुरानी थ्योरी है। इसके बाद एक पोटेशियम आयन थ्योरी भी आई। फिर ये भी थ्योरी आया कि देखो, प्लांट्स कैन डिटेक्ट रेड एंड ब्लू वेवलेंथ एंड ओपन द स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी होता है, बट आपको एटलीस्ट स्टार्च वाली थ्योरी पता होनी चाहिए, यू शुड नो इट। ठीक है, अब आते हैं मोनोकॉट के गार्ड सेल्स के पास। देखो, मोनोकॉट का गार्ड सेल्स और डाइकॉट के गार्ड सेल्स में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, और वो है क्या, कि मोनोकॉट के गार्ड सेल्स आपके डंबल शेप में, बस उससे ज्यादा अभी आपको इस पे नहीं जाना। ठीक है, पेरीडर्मिस के बारे में भी अभी आपको नहीं जाना, उसको हम तब बोलेंगे, तब उसका डिस्कशन करेंगे जब हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। अब ग्राउंड टिश्यू क्या है? वो टिश्यू जो ना ही एपिडर्मिस है ना ही वैस्कुलर है, वो हो गया ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, नाउ ग्राउंड टिश्यू इज व्हाट? एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमानेंट सेल्स का बना होगा, परमानेंट टिश्यूज का बना होगा। अब मेसोफिल एक नाम है विच रेफर्स टू द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ। लीफ के ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल कहते हैं। उसी तरह स्टेम के ग्राउंड टिश्यू को कॉर्टेक्स या पित कहा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, ये डायग्राम याद है? इस डायग्राम में ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये ब्लू लाइन एक्चुअली है क्या? दिस इज वैस्कुलर सिलेंडर। ये पिक्चर 2D है, दिस पिक्चर इज 2D। इमेजिन दिस इन 3D। ऐसा नहीं लगेगा कि इट्स अ सिलेंडर? इसी को बोला वैस्कुलर सिलेंडर। हमारे पास वैस्कुलर सिलेंडर डाइकॉट्स में भी हो सकते हैं, मोनोकॉट्स में होने के चांसेस कम होते हैं। वैस्कुलर सिलेंडर की मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टेम में होती है। स्टेम में वैस्कुलर सिलेंडर अच्छे से आपको दिख सकता है। रूट्स में वैस्कुलर सिलेंडर हमेशा परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जब ये वैस्कुलर सिलेंडर के अंदर, यानी ब्लू लाइन के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू हमें मिलेगी, उसको बोलेंगे कि भाई ये वाला ग्राउंड टिश्यू इज पिथ। वैस्कुलर सिलेंडर के बाहर होने वाला जो ग्राउंड टिश्यू है, उसी को बोलेंगे कॉर्टेक्स। इस पिक्चर में देखो, दो जगह हमने येलो लाइंस ड्रॉ की थी, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के बाहर। सिलेंडर के अंदर का ग्राउंड टिश्यू पिथ, सिलेंडर के बाहर का ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स। ठीक है, तो वही है आपका द ग्राउंड टिश्यूज ऑफ प्लांट। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक, अब आगे चलते हैं वैस्कुलर टिश्यू पे। अब वैस्कुलर टिश्यू के बारे में जाइलम, फ्लोएम, उसके कंपोनेंट्स हम उस बारे में बात कर चुके हैं।
अब हम बात करेंगे थोड़ा आगे। तो वैस्कुलर टिश्यू, रूट और स्टेम को कलेक्टिवली आप स्टील कह सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसे एक दूसरे के साथ बगल बगल एक बंडल की तरह अरेंज होंगे तो बोलेंगे वैस्कुलर बंडल, ठीक। अब वैस्कुलर बंडल के टाइप्स हो सकते हैं, वी कैन हैव टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्या क्या हो सकता है? पहला तो हुआ रेडियस। रेडियल मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे अरेंज है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स मत लगाना, बायो ही रखना, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज आर, ये हो गया आपका जाइलम। द डार्क ब्लू इज जाइलम, द लाइट ब्लू इज फ्लोएम, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आर डिफरेंट, दे आर नॉट अरेंज टुगेदर ऑन द सेम रेडाई। जब ऐसा होगा तो बोलेंगे देखो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वहीं एट द सेम टाइम अगर जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडाई तब बोलेंगे कि भाई ये तो कॉन्जॉइंट हो गया, ठीक है। इफ दे आर अरेंज ऑन द सेम रेडाई तो हम बोलेंगे कि वो कॉन्जॉइंट हो गया। अब कॉन्जॉइंट है तो हम कह सकते हैं दे आर कोलैटरल। अब ये चीज एनसीईआरटी नहीं बोलती। कॉन्जॉइंट है तो बोल सकते हैं दे आर कोलैटरल। कोलैटरल मतलब बगल बगल हैं, ठीक है। अब यहां देखो फ्लोएम और जाइलम बिल्कुल आपस में बगल बगल है ना, दिस इज कोलैटरल। फ्लोएम और जाइलम बगल बगल हैं तो कोलैटरल। बट कोलैटरल में ऐसा हो सकता है कि ओपन हो। ओपन हो मतलब उसके बीच में देयर इज अ कैम्बियम। व्हाट इज कैम्बियम? आई होप आपको याद हो, कैम्बियम इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम जो नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाती है, ठीक है। तो अगर बीच में कैम्बियम हुआ तो बोलेंगे दिस इज ओपन कोलैटरल कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। ओपन बोलने का एकमात्र रीजन है बीच में कैम्बियम, और कैम्बियम होने का मतलब नीचे सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। अब अगर जाइलम नहीं है, सॉरी कैम्बियम नहीं है तो बोलेंगे क्लोज्ड। सो कैम्बियम प्रेजेंट ओपन, कैम्बियम एब्सेंट क्लोज्ड। बट दिस इज वन फॉर्म ऑफ कोलैटरल, ठीक है। अब एक चीज होती है बाई कोलैटरल, आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन केस पूछ लिया। मान लो ये हो गया आपका फ्लोएम, फिर ये हो गया आपका जाइलम, फिर दूसरे तरफ हो गया आपका फ्लोएम। अगर जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन टू साइड्स, जाइलम दो साइड पे फ्लोएम से सराउंडेड है, अगर ऐसा हमें मिला तो हम बोलेंगे दिस इज बाई कोलैटरल। और फिर क्योंकि अगर दोनों तरफ कैम्बियम हुआ तो ओपन बाई कोलैटरल, ऐसा भी हो सकता है। एक और ऑप्शन है, कोलैटरल जरूरी नहीं है कि हमेशा कोलैटरल ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, और बाहर की तरफ जाइलम और अंदर की तरफ फ्लोएम। जब ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिले तो दिस इज कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक भी एक तरह का कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट ही है, ठीक है। देखो अलग रेडाई रेडियल, सेम रेडाई कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट में साइड साइड होंगे तो लैटरल और कोलैटरल, ठीक। अगर साइड साइड नहीं है, एक दूसरे के अंदर हैं तो बोलेंगे कंसेंट्रिक। अब कंसेंट्रिक में बाहर जाइलम अंदर फ्लोएम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, टोटली पॉसिबल। अब कोलैटरल या बाई कोलैटरल में अगर आपका कैम्बियम है तो ओपन, अगर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द वेरियस टिश्यू सिस्टम्स दैट यू हैव टू स्टडी। इतना हमें आपको पता होना ही चाहिए टिश्यू सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। छोटी सी क्लास, इजी टॉपिक, डन। अगला क्लास 3 लेक्चर्स में हम एक में डाइकॉट मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट मोनोकॉट रूट, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा एक प्रीव्यू देख लेंगे। पहला पॉइंट, यह हो सकता है तो साथ ही कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, देखो ये डायग्राम्स मेरे पास बने हुए हैं, मैंने खुद बना लिया है। आपको ये डायग्राम्स तब हेल्प करेंगे जब आप मेरे साथ बनाओगे या वीडियो पॉज करके बनाओ। ईदर ड्रॉ इट विथ मी
और कॉपी इट एज द वीडियो इज प्रोग्रेसिंग। बेटर थिंग इज टू ड्रॉ, जितना आप बनाओगे उतना ज़्यादा याद आएगा। अगर आप बनाओगे नहीं तो बेटा याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, सो ऑल द बेस्ट, लेट्स सी एंड मीट ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।